जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। अकाउंटेंसी में क्लास 12th में क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, कोई स्पेशल पॉइंट है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूँगी। राइट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी पोर्शन है उसमें थ्योरी है 80 मार्क्स। थ्योरी है 80 मार्क्स का मतलब है 80 मार्क्स का तो आपका एग्जाम होगा एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनली प्रोजेक्ट के होंगे जो स्कूल वाले आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें भी डिवीजन होता है, मैं आपको बताऊंगी। 3 आवर्स का आपका 80 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। गॉट इट। चलिए अब आप देखो 80 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 80 मार्क्स के लिए जो आपका स्टडी मटेरियल है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट सी इज योर प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने आपको 20 मार्क्स का बताया था, ये तो वो है। 80 मार्क्स के लिए आपको पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ना है। पार्ट ए में फर्दर आपके 2 यूनिट है, एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की, एक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की है। एंड पार्ट बी में फर्दर आपके 2 यूनिट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। गॉट इट। तो पार्ट ए के यूनिट 1 की जो पार्टनरशिप वाली आपकी जो बुक रहेगी जिसमें आपको पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी है वो है 36 मार्क्स की। और जो पार्ट बी है अकाउंटिंग फॉर कंपनी जिसमें आप शेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली इसमें शेयर्स और डिवेंचर का डिस्कशन रहेगा, ये है आपके 24 मार्क्स की। राइट, तो 60 मार्क्स की आपके ये दोनों रहेंगी बुक्स। बेसिकली बच्चों की 3 बुक्स होती है ना, तो बुक 1 और 2 होती हैं ये। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट बी। इसमें आपकी यूनिट नंबर 3 और 4 है। यूनिट नंबर 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब बैलेंस शीट का कितने टाइप होते हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज बैलेंस शीट्स होती हैं जो एनालिसिस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के, वो सब पढ़ेंगे आप। और रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला 12 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट सीधा सीधा 8 नंबर का एक चैप्टर आपका ये है। ये एक ही चैप्टर है 8 मार्क्स का। ठीक, समझ में आए। तो इस तरीके से 60 + 20 80 मार्क्स में आपको ये दोनों पार्ट पढ़ने हैं। और पार्ट सी है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का रहेगा जिसमें फाइल के आपके 12 नंबर होते हैं एंड वाइवा होता है आपका अकाउंट्स का, जिसमें दूसरे स्कूल के टीचर्स आके आपका वाइवा लेते हैं, वो रहता है आपका 8 मार्क्स का। तो ये आपके 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे पार्ट बी है तो पार्ट बी का ही एक ऑल्टरनेट होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बहुत ही कम बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, बहुत ही कम स्कूल्स में अवेलेबल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना चाहिए, कॉमर्स के बच्चों ने, इसलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। जो ऊपर 20 मार्क्स का आपका पार्ट बी था उसका ऑल्टरनेटिव है आपका ये 20 मार्क्स का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बताई जाती है। और इसी से रिलेटेड फिर पार्ट सी होता है। 20 मार्क्स का पार्ट सी यहाँ पे भी है प्रैक्टिकल, पर वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड फिर आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। राइट, इसमें भी यही है कि प्रैक्टिकल वर्क में आपके 2 चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा। प्रैक्टिकल फाइल 12 मार्क्स की एंड वाइवा आपका 8 मार्क्स का। तो समझ में आया बेसिकली क्या है मोटा मोटा। तो 80 मार्क्स का आपका राइटिंग में जो एग्जाम होगा उसमें 2 आपके पार्ट है, चैप्टर में 2 पार्ट है, वहाँ पे 2 पार्ट नहीं होंगे, 2 पार्ट है यहाँ पे, जो पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये दोनों मिला के 80 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। सिंपल। 80 मार्क्स में से 60 और 20 का आपका यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 60 मार्क्स फॉर पार्ट ए एंड 20 मार्क्स फॉर पार्ट बी। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट 1, 2, 3, 4 इन चारों को हमें डिटेल में बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग आप पूरी यहाँ पे सीख जाओगे। बेसिकली पहले थ्योरी होगा, पार्टनरशिप के फीचर्स, डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस आप सीखोगे। अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस लगते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं आपके पार्टनरशिप अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखोगे आप। प्रॉफिट्स की गारंटी दी है अगर किसी पार्टनर को तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये आप सीखोगे। कोई एडजस्टमेंट करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आप भूल गए हो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद आपको याद आए कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कुछ भी, या फिर PSR गलत हो गया था तो उन एडजस्टमेंट्स को बाद में अगर ठीक करना है तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये आप सीखोगे। बेसिकली इतना पोर्शन होता है आपका चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, इसमें आपने क्या सीखा, पार्टनरशिप का मीनिंग सीखा, फर्म का मीनिंग सीखा, डीड का मीनिंग सीखा, पार्टनरशिप के फीचर्स हो गए, पार्टनरशिप डीड का थ्योरी हो गई। ठीक है, प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप सीख लिया आपने, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में सब पढ़ लिया। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं ये सब आपने पढ़ना सीख लिया है। ठीक है,
बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, उसके बाद हमारा है गुडविल से रिलेटेड बातें। गुडविल की वैल्यूएशन करना आप सीखोगे, पहले उसका थ्योरी पढ़ोगे, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। उसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आगे के चैप्टर्स में भी आपको काम आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 मेथड होते हैं, वो आप सीखोगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट बताया है आपको, स्पेशली इसमें यूज़ होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना होता है, मतलब प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, देना ही देना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बट ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक, तो गुडविल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गुडविल के मेथड्स आप सीखोगे। उसके बाद गुडविल की ना आपको थोड़ी थोड़ी सी एंट्रीज भी बता दी जाएंगी उसी चैप्टर में। ठीक है, ये रिपीटेशन हो गया, इसको इग्नोर करेंगे। सीखेंगे हम क्या क्या, मीनिंग और नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, और आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना आएगा यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। समझ गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर बनता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। वन फर्म में आप रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग करना सीखोगे। फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, कोई पार्टनर आया है, कोई पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, बेसिकली कोई पार्टनर आया है, कोई पार्टनर गया है, ऐसा है। कोई पार्टनर एडमिट हो गया है, रिटायर हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, तो कैसे अकाउंटिंग होगी, डेथ हो गई है तो कैसे अकाउंटिंग होगी, एंड अगर फर्म ही बंद हो गई है तो कैसे अकाउंटिंग होगी, वो सारी आप सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो उसमें आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट करना है, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे जब आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको ये पोर्शन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आगे के आपकी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, दोनों में काम आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। जब नया पार्टनर आता है तो क्या क्या एंट्रीज होती हैं वो हम सीखेंगे। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल की ट्रीटमेंट आप सीखोगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद रखेंगे इसको। ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सिमिलर है आपका चैप्टर नंबर जो आपने पिछला पढ़ा है उससे। रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट, कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आप बनाना सीखोगे इन एडमिशन चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, येट बहुत इजी चैप्टर है। क्या सीखेंगे हम इसमें, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, कैसे आप बेसिकली इसमें आप सीखोगे कि कैसे हम न्यू रेशियो निकालते हैं, कैसे हम जब नया पार्टनर आएगा तो पुराना को कुछ कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट रहती है, एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की क्या ट्रीटमेंट रहती है, कैपिटल अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं, करंट अकाउंट कैसे बनता है, कब बनता है, ये सब आप सीखोगे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ का क्या इंपैक्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, सेम जो एडमिशन में करा वही सब आपको रिटायरमेंट में भी करना है। गुडविल की ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान देने वाली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो है लोन अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है रिटायरिंग पार्टनर का। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर तो चला गया तो उसका कैपिटल अकाउंट तो रख के फायदा नहीं है, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो लोन अकाउंट की किस्तें चुकाई जाती हैं, उसको आपको बनाना पड़ता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बाकी सब तो आप एडमिशन से भी कुछ कुछ सीख के आते हो, कर लेते हो। ठीक है, क्या सीखोगे आप इसमें कि रिटायरमेंट या डेथ पे क्या इंपैक्ट होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, और गुडविल की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की, इन सब की ट्रीटमेंट सीखोगे आप। ठीक है, जब पार्टनर की डेथ होती है, पहले अब डेथ वाली भी बात कर लेते हैं हम। डिसीज्ड पार्टनर में मेन बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, प्रॉफिट का हिस्सा निकालना डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो जिसकी डेथ हो गई है उसका, ये एक ज़रूर आता है टिल द डेट ऑफ डेथ। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है। छोटा सा पोर्शन है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो आप डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना सीखोगे प्रॉफिट में, और उसका कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना सीखोगे। ठीक है, और डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। फर्म पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के बाद बाकी पार्टनर्स की जो फर्म चल रही है उसका बैलेंस शीट बनाना आपको सिखाया जाएगा। समझ में आया? चलिए, जो मैं इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रही हूँ उसे नोट करते जाना, उसको तो बिल्कुल इग्नोर करना तो सारा ही है,
बट ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चा इग्नोर कर देता है, ठीक है, और जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगली चीज़ नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म ही बंद हो गई है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बहुत अच्छे से इसको समझेंगे बेटा, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है इसमें। अदर रिलेटेड अकाउंट्स बनाने के लिए आ जाते हैं, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो लिखा है ना कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट, इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ बुक्स में हो सकता है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ऐसी बातें गिवन हो, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, कैश या बैंक कुछ भी बोल सकते हो, कैपिटल अकाउंट बनाना, इतना करना है। पर लिखा नहीं है इसमें, लेकिन आप नोट कर लो कि इस चैप्टर में से जर्नल एंट्रीज आती हैं, ठीक है। 99% केसेस में इस चैप्टर में से जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं एग्जाम में। समझ गए आप? क्या सीखा आपने इससे कि कब कब फर्म डिसॉल्व हो सकती है, ये आप सीखोगे। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पसेस। एंड रियलाइजेशन अकाउंट और अदर रिलेटेड अकाउंट्स हम बनाना सीखेंगे। गॉट इट? इसमें कुछ खास बातें हैं, ध्यान रखना। अभी आपको शायद उतनी अच्छे से समझ में ना आए, बट इसको आप एक जगह पे नोट करके रख लेंगे, अपनी बुक में डिसोल्यूशन चैप्टर के ऊपर ही नोट कर लेना। अगर टेंजिबल एसेट्स लाइक जिसको आप टच कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, अगर इनकी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है तो मान लो कि बुक वैल्यू पे ही सेल हो गए हैं, इनको सेल ज़रूर करना है बुक वैल्यू पे, सेम जिस वैल्यू पे आ रहे हैं बुक्स में उसी वैल्यू पे आप सेल मान लेंगे। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है तो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू निल लेनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो पेमेंट किसने की है, पार्टनर ने ही की है कि फर्म ने की है, इसके बारे में ध्यान से देखना आप, ठीक है। कुछ ने लिखा तो मानते हैं कि फर्म ने की है, ठीक है। इफ़ नथिंग इज गिवन तो मानते हैं कि फर्म ने ही पेमेंट की, अकॉर्डिंग एंट्रीज हो जाएंगी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप सिर्फ सिलेबस देख रहे हो, जब चैप्टर करोगे समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो टेंजिबल एसेट्स की अगर रीसेल वैल्यू नहीं गिवन है तो मान लो बुक वैल्यू पे ही सेल हुए हैं। इनटेंजिबल के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो मान लो कि 0 पे सेल हुए हैं। और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहा है तो आपको ध्यान देना है कि किसने पेमेंट करी है। बेसिकली आपको ना वहाँ क्लियर इंडिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोट है कि क्लियर इंडिकेशन गिवन है, गिवन होना चाहिए कि किसने पेमेंट की है। वैसे तो आपको इंडिकेशन आएगा एग्जाम में कि पार्टनर बेयर कर रहा है और फर्म पे कर रही है, या पार्टनर बेयर कर रहा है तो पार्टनर ही पे कर रहा है, बट नहीं गिवन है तो आप फर्म पे कर रही है, ऐसा मानेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात करेंगे अबाउट यूनिट नंबर 3 नहीं है, ये 2 है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है। तो आप देखो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में ही इसमें सब कुछ है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज रहती है, इसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, और एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे बन जाते हैं, तो केयरफुल इसको समझना है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा। बीच में से चैप्टर समझने जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, राइट। तो स्पेशली जब इसके लेक्चर्स चल रहे होंगे तो आप लीव नहीं लेंगे, कोशिश ऐसी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको क्या सीखना है, फीचर्स एंड टाइप ऑफ कंपनीज सीखेंगे पहले आप, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर और उनका टाइप, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल सीखोगे, इशू कैसे होते हैं, शेयर्स अलॉट कैसे होते हैं, उनकी एंट्रीज कैसे होती है, वो सब सीखोगे आप, ठीक है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ज़्यादा लोग शेयर्स मांग लेते हैं या कम लोग शेयर्स मांगते हैं, तो कैसे आप ट्रीटमेंट करते हो, पार पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करना तो अलाउड ही नहीं है। तो पार पे अगर आपने शेयर्स इशू करा है 100 का शेयर 100 में, या 100 का शेयर महंगा इशू करा है 150 का, तो एंट्रीज क्या होंगी, पहले ही आपके पास कॉल का पैसा आ गया, कॉल्स इन एडवांस आ गई, या फिर अरियर्स है, मतलब आपने पैसा मंगाया पर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप कैसे उसको अपने रिकॉर्ड्स में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर नहीं आएगा, कुछ बुक्स में दिया हो सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बनता ही है। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट की थ्योरी है ये वाला पोर्शन बेसिकली ना, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ईसॉप क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इनकी सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, इसको प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक। लेकिन अच्छे से करना है क्योंकि इसके बेसिस पे आगे फ्यूचर में जो भी आप कोर्स करोगे उसमें प्रैक्टिकल आएगा। उसके बाद है फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, अगर कोई पर्सन पेमेंट नहीं कर पाता है कॉल्स की तो कंपनी उसके शेयर फॉरफीट कर लेती है, कैंसिल करके अपने पास रख लेती है, उसकी ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। उनको किसी और को रीइश्यू करती है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी आप सीखोगे।
एंड डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, एक क्वेश्चन इसका आता है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करना होता है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या सीखा इसमें हमने कंपनीज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स के बारे में सीखा, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, ठीक है। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखी है। फॉर फ्यूचर और री इशू की हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखी है। इसमें जो फॉर फ्यूचर और री इशू है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल चैप्टर, मतलब होल चैप्टर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैडम हम ये कर लें तो चल जाएगा, नहीं, पूरा लिंक्ड अप है पहले से, तो आपको पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा इस पॉइंट को भी करने के लिए। इस चैप्टर में ये एक खासियत है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या सीखा, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 में शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर कैसे होता है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया बात। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में आपको डिबेंचर्स में थियोरी है, डिबेंचर का मीनिंग, टाइप्स, ये थियोरी हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, डिस्काउंट पे आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। फिर आ जाता है सेम जैसे शेयर्स का कंसिडरेशन अदर देन कैश था, ऐसे डिबेंचर्स का भी कंसिडरेशन अदर देन कैश हम पढ़ेंगे। और रिडम्पशन के टर्म्स के साथ इशू की एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी पढ़ोगे। अब यहाँ बच्चे रिडम्पशन वर्ड देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको नहीं करना है, रिडम्पशन के टर्म्स की वजह से इशू की एंट्री पे कुछ फ़र्क पड़ता है, बस वो करना है, ठीक है। डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एक क्वेश्चन इसका आ जाता है छोटा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टीडीएस आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ बुक्स में टीडीएस गिवन होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका ट्रीटमेंट आपको नहीं सीखना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में सीखना है। एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कैसे राइट ऑफ किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं वो हम सीखेंगे, उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, राइट। आगे क्या लिखा है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर डिबेंचर्स आर अलॉटेड, पहला फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। उसके बाद कोई और आपके पास फ्री रिजर्व बचा है उसमें से आप देखोगे। सबसे पहले आप प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, आपका AS 16 कहता है कि इस तरीके से आपको जो डिस्काउंट है डिबेंचर्स का या फिर लॉस है इशू ऑफ डिबेंचर का क्या होता है ये पता लग जाएगा जब एंट्री करोगे। इनको राइट ऑफ करने का सीक्वेंस क्या रहता है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसा लो, उसके बाद आप P&L में से पैसा लो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जब पढ़ेंगे, ओके। क्या सीखा आपने डिबेंचर्स के बारे में जर्नल एंट्री करना सीखा, डिस्काउंट और राइट ऑफ करना कैसे करते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, कोलेटरल सिक्योरिटी पे अगर आप डिबेंचर देते हो तो उसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है, क्या जर्नल एंट्रीज होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट होता है। रिडम्पशन का सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं करना है इसमें, ठीक है। रिडम्पशन मतलब डिबेंचर्स के पैसे वापस कर देना टू द डिबेंचर होल्डर, उसकी सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, ओके। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट बी पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे। इसमें आपके एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे ना यूनिट नंबर गलत लिखे हुए हैं, दिस इज यूनिट नंबर 4, 4 ही यूनिट थी ना आपकी, और दिस इज यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 1 पार्टनरशिप था, यूनिट नंबर 2 आपकी शेयर कैपिटल वाला था कंपनीज की, यूनिट नंबर 3 आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड यूनिट नंबर 4 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं है, गलती से यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। आ जाओ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए बिल्कुल नया है। आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, सोल प्रोप्राइटर की 11th में देख चुके हो, पार्टनरशिप की पार्ट 1 में देख चुके हो, यहाँ कंपनीज की बैलेंस शीट P&L आपको देखने का मिलेगा। तो मीनिंग, नेचर, यूज एंड इंपॉर्टेंस, क्यों बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या नेचर रहता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। आपको इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ने के लिए मिलेंगी, क्या क्या हेडिंग्स आती हैं, उनके अंदर क्या क्या सब हेडिंग होती है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बैलेंस शीट में, वो सीखोगे आप। एज पर शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड P&L फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये आपको एक्सक्लूड करना है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आइए, क्या सीखोगे आप, हेडिंग सब हेडिंग के बारे में सीखोगे, बैलेंस शीट P&L में क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग आती है वो आप सीखोगे बेसिकली इस चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर है पूरा थ्योरी, लेकिन ये आगे के चैप्टर के लिए बेस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से नहीं होगा जब तक ये नहीं आता होगा, अकाउंटिंग रेशियो अच्छे से नहीं होगा जब तक ये नहीं आता होगा, ठीक है। तो इसको बहुत शिद्दत से एकदम समझोगे क्योंकि रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीखोगे आप। अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट P&L फॉर्मेट क्या होता है वो देखा है।
इसको एनालाइज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कमियां हैं एनालिसिस में, ये सब आप सीखोगे। उसके बाद क्या क्या टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक टूल होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं हम एनालाइज करने के लिए, रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। दिस इज योर यूनिट नंबर 4, है ना। तो अभी आप इन 3 यूनिट पे 3 टॉपिक्स पे बात करोगे। 4 टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यूज में से अकाउंटिंग रेशियो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो बहुत अच्छे से इसको करना, ठीक है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन एंड कॉम्पिटिशन मीन्स कैलकुलेशन। लिक्विडिटी रेशियो होती है, सॉल्वेंसी रेशियो होती है, लिक्विडिटी में ये दोनों रेशियो करनी है आपको, करंट एंड क्विक रेशियो, ठीक है। जो जो रेशियोज है गिवन है सिर्फ वही करनी है, आपके बुक में कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो वो करने की नीड नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आए। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये नया है, पिछले 1-2 टाइम से ही आया है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 3 लास्ट की 3 रेशियोज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये नई ही आई हैं, मतलब बहुत पुरानी नहीं है, इस साल नहीं आई है बट बहुत पुरानी नहीं है ये। फिर आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इसमें ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट करनी तो सारी है बेटा, आ तो कुछ भी सकती है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने क्या सीखा, पहले तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में सीखा, उसके बाद डिफरेंट टूल्स के बारे में सीखा, कंपैरेटिव कॉमन साइज कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पक्का पक्का आता है वो आपने सीख लिया, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो आपने सीख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो से क्या क्या मिलता है, क्या क्या कैलकुलेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकालना आपने सीखा, ये सारी रेशियोज बेसिकली आपने कंप्यूट करनी सीख ली, ठीक है, जितनी भी हमने रेशियोज के बारे में बात की है। गॉट इट, समझ में आ गया। अकाउंटिंग रेशियो वाला यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप आगे कोई भी कोर्स करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे आएगी ही आएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से AS3 रिवाइज्ड ऐसा ज़रूर लिखना होता है जब भी AS3 आता है। AS3 रिवाइज्ड के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आपको सिखाया जाएगा। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, कैश एंड कैश, मीनिंग क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बेनिफिट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो सब आपको निकालनी बताई जाएगी। तो आपको इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज बनाना सीखना होगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 12, आगे के लिए भी। कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें एक बार सुन लो आप। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, P&L ऑन सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड, टैक्स, ये सब आएंगी। बच्चों को लगता था पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, ये सारी आएंगी। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड, ये सब आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मानना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए है, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले के लिए है। अगला, करंट इन्वेस्टमेंट्स को आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लेना है। इसको आपको बेसिकली ये लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नाम का एक कॉम्पोनेंट हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो करंट इन्वेस्टमेंट अलग से गिवन होता है, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग होता है और फिर करंट इन्वेस्टमेंट अलग गिवन होता है। बट आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालोगे तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ प्लस करके निकालोगे, वो कैश फ्लो का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लेना है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश फ्लो के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होती है, तो आपको उन्हें भी ऐड करना है। अगर ऑलरेडी कुछ और लिखा है तो अलग बात है, वैसे उन्हें ऐड करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये जब आप पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। चारों यूनिट का कंप्लीटली डिटेल्ड डिस्कशन हमने कर लिया, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लगता है आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है मैंने वो भी बता दी। प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड को आपको इफेक्ट देना है, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कहा गया है। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट इसका टॉपिक है। करंट ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड को अगले साल आपको अकाउंट 4 करना है। होता क्या है, एक प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, ठीक है। जैसे अगर 24-25 का डिविडेंड है तो वो 25-26 में पे होता है, समझ रहे हो। 24-25 का डिविडेंड है, 25-26 में डिक्लेयर होता है पिछले साल का डिविडेंड।
इस ईयर डिविडेंड डिक्लेयर होगा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, तो दिस इज प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें पिछले साल के डिविडेंड को आपको कंसीडर करना है। इस साल का डिविडेंड तो अगले साल डिक्लेयर होगा, उसको नहीं देखना आपको। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से जब आप सीखोगे तब आपको पता चल जाएगा। बेसिकली मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो प्रपोज डिविडेंड में आपको करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इग्नोर करना होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ही देखना होता है, क्योंकि उसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस ईयर में की होती है हमने। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा आपको अभी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 मार्क्स का। उसमें आपको पढ़ाई ही काम आती है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना होता है, अकाउंटिंग रेशियो का पूरा बिजनेस होता है, उसको ना उसके फाइनेंशियल्स को आपको एनालाइज करना होता है कंपैरेटिव कॉमन साइज बना के, अकाउंटिंग रेशियो से, सेगमेंट रिपोर्टिंग से। ये नया है पर आपके टीचर्स आपको गाइड कर देंगे, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, समझ गए? तो ये प्रोजेक्ट वर्क होता है। 20 मार्क्स की पूरी फाइल नहीं होती है, 12 मार्क की फाइल होती है, 8 नंबर का आपसे राइट मतलब प्रैक्टिकल वो होता है ना, जैसे वाइवा होता है, समझते हो ना, वाइवा आपसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, 8 नंबर उसके होते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पे पूरा 100 मार्क्स का हमारा डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद एक और ना पार्ट बी में मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो कि बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, बहुत कम स्कूल्स में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको ये सब पढ़ना होता है, एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में, CS के बारे में, सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्यूटराइज तरीके से कैसे निकलती है, एसेट अकाउंटिंग, लोन रीपेमेंट, लोन शेड्यूल, रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग में कैसे मतलब कंप्यूटर में कैसे होती है। ठीक है, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, इसके बारे में आप सीखोगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करना सीखोगे, कैसे CASS कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कोडिफाई किया जाता है, हेडिंग सब हेडिंग अलग अलग कैसे बनाई जाती है, डाटा को एंट्री कैसे की जाती है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है, बैलेंस शीट, P&L, ये सब कैसे बनते हैं, सिस्टम के नीड और सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी फीचर होने चाहिए, ये सब आपको पढ़ाया जाता है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। समझ गए? हालांकि बहुत ही कम बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि ये तो आप फिर भी लाइफ में सीख लेते हो आगे जब प्रैक्टिकली करते हो। वो पोर्शन जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला है, दैट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग, वो आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ गए? तो पूरा हमने सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हो। दिस वॉज योर सिलेबस। हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पूरी समझ ली है, क्या क्या होता है उसमें, अकाउंटिंग फॉर कंपनी समझ लिया है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल में गाइड कर दिया जाता है। गॉट इट? आराम से आप सिलेबस को पढ़ सकते हो। करना क्या है, जिस सीक्वेंस में आपके स्कूल में कराया जा रहा है आप वैसा करोगे, रेगुलरली रिविजन करोगे। बेटा इसमें ना पार्टनरशिप आपने देखा है, एक फर्स्ट चैप्टर ही कितना लेंदी है, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में जाता है, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो बैकलॉग नहीं होने देना है। साथ के साथ जो स्कूल में पढ़ाया सेम डे पे रिवाइज करो, सेम डे पे क्वेश्चन कर लो। कभी भी क्लास में पीछे नहीं रहोगे, कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहोगे, कभी भी बैकलॉग नहीं होगा, कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, बाई चांस किसी रीज़न से अगर आप कोई एक दिन मिस कर देते हो तो मेक श्योर संडे को उसको कवर अप करना है, चाहे जैसे भी। समझ में आया? अगर ये स्ट्रैटेजी रखोगे तो 12th क्लास में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वरना एक के बाद लेक्चर छूटते चले जाएंगे। जो लेक्चर छूटा वही चैप्टर वहाँ पे एक वीक हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपके लगातार 2 दिन लेक्चर छूट गए ना, ये चैप्टर में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। बस ये चीज़ है। ठीक है, जब लेक्चर चल रहे होते हैं उन दिनों छुट्टी नहीं करनी है, कोशिश करना है लीव नहीं लेनी है, अनलेस बहुत ही रेयर कुछ सिचुएशन आ जाए तो अलग बात है। लीव नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने मन से छुट्टी करके बैठ जाओ तो खुद में वो चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर पूरा चैप्टर कर लोगे आप, क्या होता है पूरे आपने मान लो इस चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, आपने सारे कर लिए, बीच के 2-3 क्वेश्चन रह गए, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्योंकि बाई चांस उसमें से आ गया तो गया ना, आपने जो बाकी के 147 क्वेश्चन करे सब बेकार हो गए, अगर इन 2-3 में से ही क्वेश्चन वहाँ पे आ गया तो। समझ रहे हो? तो मेक श्योर सारे चैप्टर का लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड करोगे और सारे क्वेश्चंस करोगे जो आपकी बुक में गिवन है, एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी। 12th में मेहनत कर डालो बेटा, मेहनत लगेगी बट करनी पड़ेगी। समझ गए? बेस है ये, यहाँ पे मेहनत कर ली तो आगे के लिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी। राइट? चलिए, तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे एंड कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको इस नज़रिए से जो हमने सिलेबस को स्टडी किया है, सिलेबस को समझा है, वो कैसा लगा। राइट? तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 12th। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।